Assalamu alaikum. So, welcome to the next lecture of linear momentum. तो बेटा linear momentum हम डिस्कस कर रहे हैं. पिछले कुछ क्लासेस में हमने linear momentum के रिलेटेड बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस की है. जैसे ये linear momentum क्या होता है एंड हाउ दिस linear momentum इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, या कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी थी रिलेटेड टू द टॉपिक. और आज हम इसी लीनियर मोमेंटम के ऊपर फिर से बात करेंगे. बेसिकली आज जो ये लीनियर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एंगल से देखेंगे. इनफैक्ट जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दिस इज़ क्वाइट रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. पर वहाँ पे मैंने लीनियर मोमेंटम का जिक्र नहीं किया था, डिस्कशन नहीं किया था. मैंने एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बताया था. और ये भी बोला था साथ साथ कि जब हम लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे तो तब जाके मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको फिर से रिपीट करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या है. तो आज बेटा वो हमारी क्लास है. आज इस क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो मैं बेटा लिखूंगा यहाँ पे आई विल राइट दिस डाउन. न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of linear momentum, in terms of linear momentum, जिसका सिंबल जो है P है. तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा. और इसी टॉपिक के साथ साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक, तो सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे. तो बेटा जहाँ तक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सवाल है, हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमको जो इसका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि एक बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है. लॉज ऑफ मोशंस में हमने यही सीखा है कि अगर आप देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग देन इट मीन्स एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक, और अब अगर आपको ये देखना होगा कि एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स एक बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप इस बॉडी की एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर लो और फिर उस एक्सेलरेशन को इस बॉडी का मास आप मल्टीप्लाई कर लो. तो जो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो बेसिक सी इक्वेशन थी हमारी दैट F net force acting on a body is always equal to the product of mass and acceleration. ठीक है, तो बेटा इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन को हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया था. तो फिर से बताता हूं, फिर से रिपीट करता हूं. whenever there is acceleration it means an external force is acting on the body, and if you want to find out how much is external force, how much is the magnitude of external force, you calculate the magnitude of acceleration, you see the mass of the body, you multiply those two things and you will get the external force. ठीक, पर एक important point ये है कि this is a vector equation. वेक्टर इक्वेशन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लेंगे उसी डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आएगा. अगर आप एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो नेट फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस ही आएगा. अगर आप एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस या जेड डायरेक्शन में लेंगे तो अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस इन लॉज ऑफ मोशन. पर बेटा जो एक्चुअल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वो ये है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. तो आई विल राइट दिस स्टेटमेंट डाउन. मैं लिखता हूं ये बेटा, फिर एक्सप्लेन करता हूं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional
is directly proportional to the external force, to the net external force acting on a body, ठीक है। तो इसको ऐसे भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम, दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, where p is linear momentum and dp by dt represents rate of change of momentum। तो इसको अगर हम फिजिकल सेंस में देखेंगे, इसका मतलब ये है कि एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिसाइड करता है कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है। या आप ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो चेंज हो जाता है। और उसका मोमेंटम चेंज कितना होगा ये डिपेंड है कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, उतना मोमेंटम आपका ज्यादा चेंज होगा, उतना प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगा। सो अगर आपको देखना है, अगर आपको डिसाइड करना है कि एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब खाली देखो कि इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। हाँ, अब अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है कि कितना है, तो आप देखो कि लीनियर मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होगा। सो दिस इज द बेसिक एंड सिंपल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एंड ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बेटा हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं और उसको हम नाम देंगे k। सो f विल बी इक्वल टू k टाइम्स dp by dt। और फिर जाके हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, लकीली इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर ये एक एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp by dt। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t। पर एक बात याद रखेंगे, जो लीनियर मोमेंटम है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन देखनी है तो आप देखो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी है। तो अब अगर आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी that force, external force, net external force is equal to rate of change of momentum, so this is a vector equation। तो इसको आपको ऊपर एरो रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब जब आपने एरो रख दिया, so delta p by delta p is change in momentum, delta t is time taken। अब change in momentum किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं p2 या pf माइनस pi। pf is final momentum and pi is initial momentum। डिवाइड कर लो डेल्टा t is time taken to change this momentum, ठीक है। तो आप देखो बेटा, एक बॉडी का जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आप इनिशियल मोमेंटम देखो क्या है, फिर चेंज होने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम चेक कर लो, फिर दोनों में डिफरेंस निकालो। पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस आपको खाली मैग्नीट्यूड की नहीं निकालनी है ना। दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन, दिस इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यहाँ पे कभी कभी हम मतलब एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मान लो मैं अगर आपको बताऊंगा कि फाइनल मोमेंटम 15 था, इनिशियल मोमेंटम 10 था, बताओ मोमेंटम कितना चेंज हो गया? तो आप फटाफट करते हो कि 15 माइनस 10 इज 5। हाँ बेटा, ये 15 माइनस 10 नहीं करना है, आपको देखना है 15 जब मोमेंटम था तो डायरेक्शन देखनी है किस डायरेक्शन में था। अब जब इसका इनिशियल मोमेंटम 10 था तो ये भी देखनी है कि किस डायरेक्शन में था। तो फिर दोनों को आप माइनस कर लो, पर वेक्टर सबट्रैक्शन के हिसाब से आपको फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के बीच में एंगल देखना पड़ेगा क्या है। तो फिर उस एंगल के हिसाब से आपका मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि आपको याद होगा अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे pf माइनस pi, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। यू नो दिस थिंग, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b,
एंड यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, वायर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जिस तरह अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकालना होगा a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, तो हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो वही फॉर्मूला आप यहां पे भी यूज करो ना। अब ये नहीं है कि फाइनल मोमेंटम 10 था, इनिशियल मोमेंटम 10 है तो 10 माइनस 10 इज 0 ना, ये मैग्नीट्यूड की डिफरेंस नहीं निकालनी है आपको, ये दो वेक्टर्स की डिफरेंस निकालनी है। तो जब आप दो वेक्टर्स की डिफरेंस निकालते हो तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाता है? ए स्क्वायर दैट इज पी एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज पी आई स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज पी एफ पी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। Cos of theta, what is theta? Theta is the angle between initial momentum and final momentum. Divide आप करेंगे delta t. What is delta t? Delta t is the time taken. You understand? बेटा कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा इस पे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है सिंपली एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे, ये डिपेंड है कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, और यू कैन डायरेक्टली से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज 1। तो फिर इसी को मैंने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो dp बाई dt लिखोगे। अब डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखोगे, जनरल फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा p बाई डेल्टा p। डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा t इज टाइम टेकन। अब फिर मैंने यहाँ एक और पॉइंट आपको बताया, बेटा ये जो डेल्टा p है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एंड दोज टू वेक्टर्स आर फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। सो अगर आपको फाइनल और इनिशियल मोमेंटम के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना है, डिफरेंस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करनी है। अब डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ना 10 माइनस 10, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। तो देखो बेटा यहां इसको आगे ले जाते हैं हम। तो बेसिक सा स्टेटमेंट है इसका, तो इस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिनसे ये जो मैंने आपको दिखाया यहां पे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, तो फिर से लिखता हूं मैं ये इक्वेशन दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। ये हमारी बेसिक फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसकी मैं अलग अलग आपको एप्लीकेशंस दिखाऊंगा। पहले मैं ऐसे करता हूं इसको, ये जो dp है ना, चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। पहले हम ऐसे करते हैं इसको बेटा, दिस इज इक्वल टू ये d बाई dt ऐसे ही ले लो, d बाई dt। p जो p है दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम की जो फॉर्मूला है मैं लिखता हूं, बट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। अगर आपको लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का निकालना है तो इसका प्रोडक्ट देखो किस किस चीज का, मास और वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है? तो ये हम बेटा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f किसके बराबर आएगा? f विल बी इक्वल टू d बाई dt, और p के बदले हम लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है? अब यहां देखो, अब देखो बेटा ये दो चीजें हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो m है दूसरा v है। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। अब इनकी डिफरेंशिएशन आपको निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी का जो मास होता है उसको जनरली कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो मास बाहर आ गया तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी की होगी, तो dv बाई dt आपको पता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। पर इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब है ये जो मास है ना, हम इसको भी वेरिएबल ट्रीट करेंगे और जो वेलोसिटी है इसको भी वेरिएबल ट्रीट करेंगे। अब अगर ये कांस्टेंट है तो फिर इक्वेशन में आप कांस्टेंट दे दो तो अपना रिजल्ट खुद आएगा। फिलहाल आप इन दोनों में से किसी को कांस्टेंट ट्रीट मत करो। अब अगर आगे जाके ये कांस्टेंट होगा तो सब्स्टिट्यूट कर लो कांस्टेंट, ये खुद बताएगा कि इक्वेशन क्या फॉर्म इख्तियार करेगी। ठीक है? तो फिलहाल दोनों को हम ट्रीट करते हैं वेरिएबल। अब अगर ये दोनों वेरिएबल्स हैं तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो हमको यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको अगर याद होगा डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा d बाई dt ऑफ u इंटू v। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं u एंड v,
और हमको डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। टी इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, टाइम होगा या कुछ और चीज होगी। हाँ, जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये है कि पहले फिजिकल क्वांटिटी यू को हम ऐसे रखेंगे, तो दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डीवी बाई डी टी। ठीक है बेटा, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही रखो और जो पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डिफरेंशिएशन करो, तो ये बनेगा डी यू बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो ये प्रोडक्ट रूल जो है आपने पढ़ा होगा। जो मैथमेटिकल टूल्स है, जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना, तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम यही बेसिक चीजें सीखते हैं। ठीक है बेटा, जरा ये रूल आप अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, मास को रखो ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन होगी v की, तो बनेगा बेटा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। ठीक, फिर प्लस, अब वेलोसिटी को रखो ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन होगी मास की, दैट इज dm बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो ये देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई। ये हमारी जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो एक्सप्रेशन है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका जनरल रिजल्ट आएगा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, सो एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स, दैट इज m इज मास, एंड व्हाट इज dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां लिखूंगा मैं इसको, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब कोई चीज वैरी करती है ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम रेट कहते हैं। सो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां पे क्या आ जाता है, dm बाई डी टी, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो यहां इसका जो नाम है मैं यहां लिखूंगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ठीक है, तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ना बेटा, एक बॉडी पे दो केसेस में एग्जर्ट होता है, या तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो या तो बॉडी का मास चेंज हो रहा हो। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस केस में भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है, वेरिएबल मास, मास इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टाइम, अब चाहे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस सूरत में भी बॉडी पे जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम क्या करते थे, आज तक मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही बताया था, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जान लो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। पर आज मैं एक और बात बता रहा हूं, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है पर अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है तो जान लो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, whenever there is rate of change of velocity there will be force, whenever there is rate of change of mass there will be force। अब मान लो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो है, एक बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, ये टर्म जीरो आएगी, ये तो नहीं आएगी ना। अब अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी फोर्स आएगा। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ मतलब एक्सेलरेशन जीरो है पर मास चेंज हो रहा है, तो उस सूरत में भी बेटा बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, सो दिस एफ नेट इज इक्वल टू m dv by dt। so dv by dt is rate of change of velocity और rate of change of velocity is known as acceleration। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, so this is equal to f m into v। हाँ, m ऐसे ही आएगा, dv by dt के बदले a लिखा मैंने, प्लस v ऐसे ही लिखूंगा बेटा मैं, और dm by dt मैं लिखूंगा ऐसे, dm by dt। ये बेटा आपकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जनरली लिख रहे थे कि फोर्स होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, पर आज आपने सीखा कि ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है। इसमें जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी। आपको एक्सेलरेशन के साथ साथ मास कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम वो भी देखना है। अगर एक बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है और बॉडी का मास भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो वो नेट फोर्स जो है बेटा आप इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। सो खाली एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करती कि फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बॉडी का मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मास चेंज हो रहा है तो फोर्स एक्स्ट्रा आएगा, अगर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स खाली एक्सेलरेशन की वजह से होगा। ठीक है, तो बेटा देखो अब मैं लिखूंगा इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो का होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा नेट फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, ये टर्म जीरो आएगी, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, v डी एम बाई डी टी। तो उस केस में आप इस इक्वेशन से बेटा नेट फोर्स निकालेंगे। हाँ,
हाँ, अब अगर dm/dt इज जीरो, इफ dm/dt इज जीरो, dm/dt इज जीरो का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो, देयरफॉर इसका मतलब है जो मास है, मास ऑफ ए बॉडी वो कांस्टेंट है, एक बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है। तो उस सूरत में क्या आएगा बेटा, जो नेट फोर्स आएगा ना, dm/dt तो जीरो बनेगा, तो ये टर्म बनेगी जीरो, तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, m/a। तो ये बन जाती है आपकी एक्सप्रेशन। तो जो आप याद रखते थे ना कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, बेटा याद रखेंगे ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब बॉडी का मास कांस्टेंट है। अब बॉडी का अगर मास चेंज हो रहा है तो इस एक्सप्रेशन से आप नेट फोर्स नहीं निकालेंगे, आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और ये चीज भी याद रखेंगे, जनरली हम ये करते थे कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगी, एक्सेलरेशन जीरो आएगी तो नेट फोर्स जीरो आ गए। नहीं, आज के बाद आप ये याद रखेंगे, अगर एक्सेलरेशन जीरो है भी तब जाके भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा, उस सूरत में भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है। और उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको देखना है dm/dt कितना है। dm/dt जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, उसको वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा बेटा फोर्स। You understand? So this is the general expression of न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें आपकी एक्सेलरेशन भी आ जाती है और इसमें आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास भी आएगा। बेटा इस पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ना, ये वाली एक्सप्रेशन, इस पे मैं आपको इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास, उसको हम वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं। और वेरिएबल मास सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्शन की। रॉकेट जब प्रोपेल करता है, रॉकेट जब गैसेस को इजेक्ट करके एक्सेलरेट करता है, तो वो कैसे अटेन करता है वेरी हाई वेलोसिटी, उसका जो मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल है, वो बेस्ड है एक्चुअली इस एक्सप्रेशन पे। तो इस एक्सप्रेशन की हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। फिलहाल आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे सिखाया इसको याद रखो, ठीक है बेटा। अब देखो, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आगे ले जाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा चेंज इन मोमेंटम। अब देखो बेटा, अब इसी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो बेसिक एक्सप्रेशन है, दैट F इज इक्वल टू dp/dt, F इज इक्वल टू dp/dt, या मैंने एक और फॉर्म में लिखा था इसको, दैट दिस F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। तो अब बेटा मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। देखो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और इट ऑल्सो गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एज पर दिस इक्वेशन, फोर्स विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, नो। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। देखो बेटा, अभी जो डेल्टा P है ना, इस डेल्टा P को मैं यहां से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा ये जो डेल्टा P है, डेल्टा P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेल्टा P का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। अब वेक्टर तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, अब चेंज इन निकालना पड़ेगा। चेंज इन अगर आपको निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड का नहीं, वेक्टर का देखना है। सो डेल्टा P इज टेक्निकली इक्वल टू PF माइनस PI। एक बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है, उसको आप माइनस कर लो इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो दोनों में से जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू डेल्टा P। अब देखो बेटा, मैं यहां पे वेक्टर नोटेशन साथ साथ लिख रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैं फोकस देना चाहता हूं और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको डेल्टा P निकालना है तो आप देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बट दिस इज अ वेक्टर थिंग। वेक्टर थिंग का मतलब है अगर आपको डेल्टा P का निकालना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल्टा P का मैग्नीट्यूड, तो आपको वेक्टर वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा। तो मैं लिखूंगा यहां पे PF स्क्वायर प्लस PI स्क्वायर माइनस 2 PF PI कॉस ऑफ थीटा। देखो बेटा, इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा। देखो क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं आपको यहां पे। बेटा ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। आप यहां देखो, सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है ये। एक बॉडी है एंड दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है,
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब सर्कल में मूव करती है ना बॉडी, सर्कुलर मोशन में मैंने ये सिखाया है कि सर्कल में जब मूव करती है तो बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम भी रह सकता है और वो चेंज हो सकता है, पर उसका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है इट ऑलवेज चेंज। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये दिस इज एन इनिशियल पोजीशन ए, अब बॉडी आ गई यहां पे, ये बॉडी चलते चलते इस पॉइंट पे आ गई, जो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, दिस इज पॉइंट बी, यहां पे आ गई अब ये बॉडी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो सर्कुलर मोशन में हम उस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहां पे अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी तो यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि ये जो बॉडी है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है वेलोसिटी की तो यहाँ पे डायरेक्शन ए है और यहाँ पे ये डायरेक्शन है। जरा मुझे बताओ बेटा, अगर मैं मानूंगा ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसका नाम मैं रखूंगा v1 और इसका मैं नाम रखूंगा v2। v1 की जो डायरेक्शन है ना वो ये वाली है, इस डायरेक्शन में, और v2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यहां भी 5 और यहां भी 5, पर v1 और v2 के बीच में जो एंगल है ना वो कितना है, दैट इज 180 डिग्री। v1 इस डायरेक्शन में है और v2 अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हियर द थीटा जो है बेटा वो 180 डिग्री है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। जो बॉडी है ना, बॉडी का जो मास है, मास ऑफ बॉडी लेट अस सपोज दैट इज 10 kg, 10 kg बॉडी का मास है। अब जब ये बॉडी मूव कर रही है सर्कल में विद सेम स्पीड, यू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैं लिखूंगा यहां पे फाइंड डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप बेटा हमको डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम निकाल के दो। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया अगर आपको डेल्टा पी निकालना तो आपको पी एफ निकालना पड़ेगा। पी एफ क्या है? फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा? एम एफ इंटू वी एफ, क्योंकि मोमेंटम की जो फॉर्मूला है वो एम वी है। अब अगर आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है तो एम एफ वी एफ, एम एफ इज फाइनल मास, वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। इसी तरह अगर आपको पी आई निकालना है तो पी आई की फॉर्मूला क्या बनेगी? एम आई वी आई, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। जरा मैग्नीट्यूड निकालो। मास तो बेटा बॉडी का कांस्टेंट रह रहा है, यहां पे भी मास 10 kg है, यहां पे भी 10 kg, हर एक जगह 10 kg है। तो इस केस में जो बॉडी का मास है वो कांस्टेंट है, तो यहां पे भी 10 आएगा, यहां पे भी 10 आएगा। ठीक है बेटा। अब यहां पे स्पीड जो है ना, स्पीड यहां पे 5 है और यहां पे भी स्पीड 5 है, तो यहां पे भी वही मोमेंटम आएगा, यहां पे भी वही मोमेंटम आएगा। सो 10 इंटू 5 इज 50। यूनिट क्या आएगा बेटा मोमेंटम का? kg मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी आएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड के वाइज, मैग्नीट्यूड के लिहाज से जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो सेम है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हैव द सेम मैग्नीट्यूड 50 and 50. But does this mean that change in momentum is zero? No. You have to see what is the angle between these two momentas. हाँ, अब initial momentum और final momentum के बीच में देखो, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी ना जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बिकॉज मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर दो वेलोसिटीज के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब है ना इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के बीच में जो एंगल है वो भी 180 डिग्री है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? शाबाश। तो बेटा अगर आप चेंज निकालना चाहेंगे तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी की फॉर्मूला आप ये वाली यूज करिए जो मैंने यहां पे लिखी है। मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो फाइनल मोमेंटम इज 50। मैं लिखूंगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 50 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब कॉस ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बनेगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, हाँ ये माइनस और इसका माइनस, बिकॉज कॉस 180 इज -1, ये बनेगा +2 इंटू 50 इंटू 50। अब बेटा अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालो। अब एक बात तो क्लियर हो गई ना
कि अगर फाइनल मोमेंटम 50 है, इनिशियल मोमेंटम 50 है और चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो जरूरी नहीं है कि वो 0 आएगा। अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, इसके लिए आपको फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के बीच में डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू फाइंड द चेंज बिटवीन टू वेक्टर्स यू हैव टू सी द डायरेक्शन। देखो एक और एग्जांपल यहां पे बेटा, एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल्स हैं ये, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जनरली हम इसी में जो है बेटा गड़बड़ कर देते हैं। हमको पता है फाइनल भी 10 इनिशियल भी 10 तो चेंज आ गया 0, तो बेटा इतना इजी नहीं होता है। देखो बेटा ऐसे में एक और एग्जांपल, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है हमारा और ये हमारी एक बॉल है, ठीक है। और बेटा ये जो बॉल है ना, इसका जो मास है वो 2 kg है और इसको जब हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये गिर जाती है नीचे और यहां पे ये इस सरफेस के साथ कोलाइड करती है। जब ये कोलाइड करती है, मान लो अगर ये स्पीड v के साथ नीचे आ गई, जब इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, तो इसकी स्पीड v थी। अब जब ये वापस रिबाउंड होगी, इसकी स्पीड हम इनिशियल स्पीड जो है ना रिबाउंड के टाइम पे, वो भी मान लो वो v है। फिर से अंडरस्टैंड कर लो, मेरे हाथ में एक बॉडी है, इसको मैंने रिलीज कर दिया। जब ये ग्राउंड के साथ टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, इसकी वेलोसिटी तब जाके v है, तो मैंने लिखा v। हाँ, अब जब ये वापस आएगी, जब ये वापस उठ रही है, तो इनिशियल स्पीड उठने के टाइम पे जो इसकी स्पीड है दैट इज ऑल्सो v। समझ आ रहा है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोलिजन हो गया ना, मान लो ये कोलिजन जो है इट टुक फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए ये कोलिजन हो गया, ठीक है। मास दिया है, या इस वेलोसिटी का मैं वैल्यू भी देता हूं, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। गिरने के टाइम पे वेलोसिटी 5 और उठने के टाइम पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जब स्ट्राइक हुई तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, जब ऊपर उठी तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। और कोलिजन कितने टाइम के लिए हुआ? 0.1 सेकेंड के लिए। मास कितना है? 2 kg। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स exerted on the ground। फाइंड फोर्स exerted on the ground। बेटा आप हमको निकाल के दो कि ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो गया। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सिंपल है, अभी पढ़ा है ना आपने। ये जो फॉर्मूला आपके पास F जो होता है मैग्नीट्यूड, अगर आपको निकालना है, दैट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये आपकी फॉर्मूला है। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो कितना आएगा, उतना ही फोर्स आएगा आपका, ठीक है। अगर आपको खाली वैल्यू निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डेल्टा P किसके बराबर? बेटा अभी दिखाया मैंने आपको, दैट इज PF स्क्वायर प्लस PI स्क्वायर माइनस 2i PF PI कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा T। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, डेल्टा T दिया है दैट इज 0.1 सेकेंड और बाकी का वैल्यू दे दो। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कितना है? 2 kg। गिरने के टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 5। सो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 5 2 10। अब जब ये वापस उठी तो मास कितना था बेटा? 2। उठने के टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 5। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 10, इसका इनिशियल मोमेंटम भी 10, इसका फाइनल मोमेंटम भी 10। सो PI भी 10, PF भी 10। तो क्या इसका मतलब 10 माइनस 10 0? नहीं, हमको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। तो कर लो बेटा, तो ऐसे कर लो, PF भी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2i 10 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्योंकि देखो बेटा कॉस ऑफ 180 डिग्री क्यों ले रहे हैं हम? इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बीच में जो एंगल है ना वो 180 डिग्री है। तो लिख लिया हमने, तो डिवाइड करिए 0.1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकालिए, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक और चीज सिखा रहा हूं बेटा, ये जो इसकी एग्जांपल्स है ना, इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम कोलिजन पढ़ेंगे। कोलिजन जब बेटा हम पढ़ेंगे तो कोलिजन में ये इस पे बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। मोमेंटम पे हम बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले, ठीक है। तो एक और एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। मान लो ये सर्कुलर मोशन है, बॉडी यहां पे है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। These are diameters and these two diameters are at an angle of 90 डिग्री। अब यहां पे वेलोसिटी है v, जब बॉडी यहां पे पहुंच गई तो वेलोसिटी है v, ठीक है। अब अगर आपको मोमेंटम चेंज निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B,
वेलोसिटी तो सेम है ना, अब बॉडी का मास m है, ठीक है, या m इंटू वी, यहाँ पे मोमेंटम कितना है m इंटू वी, यहाँ पे मोमेंटम कितना है सेम m इंटू वी। सो पी आई इनिशियल मोमेंटम भी आपका mv और फाइनल मोमेंटम का भी है वो भी आपका mv, पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के बीच में डायरेक्शन कितना है, ये इनिशियल मोमेंटम ये फाइनल मोमेंटम, तो जो एंगल है ना वो तो 90 डिग्री है। तो डेल्टा पी किसके बराबर आएगा जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ऐसी फॉर्मूला नहीं है mv माइनस mv जीरो ना, आपको या बेटा सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्मूला, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्मूला यूज करनी है। सो दैट इज mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस mv इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब कॉस ऑफ 90 तो जीरो आ गई, ये सारी टर्म जीरो बनेगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बनेगा ट्वाइस mv का होल स्क्वायर। तो अब mv का होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाहर आएगा, सो mv रूट 2। तो ये आपका बेटा चेंज इन मोमेंटम आएगा। अब अगर आपको टाइम दिया है ना यहां से यहां, तो यहां से यहां कितना टाइम लगा, तो आप एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। सो बेटा इसके रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे जब हम कोलिजन पढ़ेंगे। कोलिजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा इस पे, ठीक है बेटा।